हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। और ये हमारा 10th लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन। अब यूँ समझ लो ये इसका सेकंड वाला पार्ट है। अब तक हमने सिर्फ वेजिटेशन के बारे में देखा था, पेड़ पौधों के बारे में देखा था, फॉरेस्ट के बारे में देखा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में देखा था, कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में देखा था। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के बारे में, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ ये वाला जो टर्म है ये आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे। हर क्लास में जनरली आपको ये देखने को मिलता है, चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे एसएसटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। वाइल्ड लाइफ एक कॉमन टर्म है जिसको हम डे टू डे हम जनरली यूज करते रहते हैं। न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स में भी आपने देखा होगा। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको समझना है वाइल्ड लाइफ क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ इज ए टर्म दैट रेफर्स टू एनिमल्स दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। देखो, डोमेस्टिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को पालतू बनाना। तो इंसान जनरली पालतू किसको बनाता है? जानवरों को पालतू बनाता है। तो एक तो होते हैं पालतू जानवर, ठीक है, उसको हम वाइल्ड लाइफ में कंसीडर नहीं करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में कौन से जानवर्स आते हैं, कौन से एनिमल्स आते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे हैं, जिनको हम पाल नहीं रहे हैं, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। तो सिंपल सी बात है, ऐसे एनिमल्स जिनको हम पाल नहीं रहे तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो जनरली इस गाँव से या शहर से बाहर जंगलों में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो क्या है? वो है वाइल्ड लाइफ। अब चाहे उसमें शेर हो, चीता हो, टाइगर हो, उसको एलिफेंट हो, है डियर हो, कुछ भी हो, ये जितने भी एनिमल्स हैं सब मिलकर एक क्या बनाएंगे? वाइल्ड लाइफ बनाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, जिनको हम पालते पोसते नहीं हैं, वो है वाइल्ड लाइफ का पार्ट। ठीक है। तो यही चीज़ हम समझेंगे। तो ये सब वाइल्ड लाइफ का पार्ट है। तो ये हमको इनको डोमेस्टिकेट तो डेफिनेटली नहीं करते। आपने नहीं देखा होगा कोई कि शेर को पाल रहा है ना। तो वाइल्ड लाइफ मतलब यही जो जंगली जीव होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज ए ग्रेट नेचुरल हेरिटेज। बहुत बड़ी हेरिटेज है हमारा, जो हमें मतलब अपनी पीढ़ियों से मिलती आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें भी ये मिलती आ रही है वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ जो है, मगर आप आज की डेट में आप देख रहे होंगे ये जो हेरिटेज है ये कम होती जा रही है। इसकी संख्या वाइल्ड लाइफ की कम होती जा रही है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो आईयूसीएन की लिस्ट में। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है? आईयूसीएन की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीएन। बस इतना समझ लो। आईयूसीएन क्या करती है? जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पेसीज हैं जो मतलब जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो उनके लिए लिस्ट जारी करती है। तो आज की डेट में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ ऐसी है जिसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, और आईयूसीएन की वो एंडेंजर्ड लिस्ट की कैटेगरी में आ चुकी हैं। It is estimated that about 4 to 5% of all known plants and animal species of the earth are found in India। मतलब पूरे विश्व में जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज जो आज तक जानी जा चुकी हैं, जिनके बारे में जाना जाता है, उन टोटल प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का 4 से 5% स्पीसीज कहाँ पर पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की 4 से 5% नोन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। द मेन रीजन फॉर दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम विच इज दिस कंट्री हैज़ प्रिजर्व एंड सपोर्टेड थ्रू द एजेस। अब देखो, हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इंडिया एक ऐसा देश है रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपको पता होगा कि ये वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी का भी पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी सेकंड बुक है उसमें एक चैप्टर भी दे रखा है। बायोडाइवर्सिटी में आपको पता है दोनों चीज़ें आती हैं, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है। तो भारत में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और भारत जो है, अपना कंट्री जो है, प्यारा भारत जो है, ये मतलब एक रिच बायोडाइवर्सिटी नेशन है। ठीक है। और इसमें अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे आज, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं जो भारत में, उनको भी आप कमेंट करके बताओ। ठीक है ना। तो भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसका एक कारण यह है कि हम सदियों से, बहुत सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या करते आए हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये जो वाइल्ड लाइफ है, इसको हम प्रिजर्व करते आ रहे हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं। ठीक है। हालांकि आज की डेट में इसका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। दूसरा रीजन क्या है? हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। किसकी? इकोसिस्टम की भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम वो जगह होती है जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है।
तो ज़्यादा तो डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो कि भारत में कई प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। लैंड पर अलग इकोसिस्टम पाया जाता है, पानी में एक अलग इकोसिस्टम पाया जाता है। लैंड में जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। पानी में जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर लैंड पर भी आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, पानी में पॉन्ड इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, एचरीज इकोसिस्टम, और आर्टिफिशियल में आपको क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल में आपको जू, बॉटनिकल गार्डन्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ठीक है, इकोसिस्टम मतलब जो आपके प्लांट्स, सॉरी बायोटेक और अबायोटेक कंपोनेंट जहाँ पर मिल जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बायोटेक में आपकी लाइफ आती है, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। अबायोटेक में आपकी कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे सॉइल, वाटर, एयर। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। हमारे यहाँ पानी में अलग इकोसिस्टम पाया जाता है, ज़मीन पर अलग इकोसिस्टम पाया जाता है, और हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल की स्पेसीज देखने को मिलेंगी। मतलब डेजर्ट में आपको जो इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, डेजर्ट में जो एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो अलग देखने को मिलेंगे। माउंटेन एरिया में जो एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो अलग देखने को मिलेंगे। प्लेन एरिया में एनिमल्स अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, पोलर एरियाज में अलग देखने को मिलेंगे, वाटर के अंदर अलग देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे इकोसिस्टम चेंज होता है वैसे वैसे आपकी जो वाइल्ड लाइफ की जो स्पीसीज है वो चेंज होने लगती हैं, या प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज चेंज होने लगती हैं। तो भारत, आपको पता है हम भारत को बोलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश। हमारे यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी तो पाई जाती है, हमारे यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है, हमारे यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी पाई जाती है, ये चीज़ तो है। इसके अलावा भारत में फिजिकल डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। हमारे यहाँ पर कई प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, कई प्रकार के आपको मौसम देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के सीजन्स देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में भी ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है ना। Over the years, this habitat has been disturbed by human activities and as a result, their number have dwindled significantly. ध्यान देना, अब इनका जो हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जहाँ पे ये निवास करते हैं, जीव जंतु जो निवास करते हैं। अब जनरली वाइल्ड लाइफ कहाँ पर निवास करती है, ये निवास करती है फॉरेस्ट एरिया में। तो जहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया में जो रहते हैं, ये फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है, आपको पता है आज की डेट में ख़त्म होता जा रहा है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं। और जब फॉरेस्ट ख़त्म होने लगेंगे तो इनका हैबिटेट जो है ये भी डिस्टर्ब होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। इसका नंबर धीरे धीरे घटता जा रहा है, किसका, वाइल्ड लाइफ का। देर आर सर्टेन स्पेसीज दैट आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ स्पेसीज तो उस कगार पर पहुंच चुकी हैं कि आने वाले समय में वो खत्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। एक्सटिंक्शन का मतलब है पूरी तरह से विलुप्त हो जाना। ठीक है, तो कुछ स्पेसीज तो इतनी ज़बरदस्त मतलब कगार पर आ चुकी हैं, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है कि आने वाले फ्यूचर में वो इस दुनिया से गायब हो जाएंगी। फिर सिर्फ आपको उनका नाम किताबों में या पिक्चर्स में, फोटोज में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में उनकी लाइव स्पेसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम देखेंगे जो बुक में रीजन्स दे रखे हैं, कुछ रीजन्स ऑफ डिक्लाइनिंग वाइल्ड लाइफ के कम होने के क्या कारण है। देखो मैं यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ। वाइल्ड लाइफ का सबसे बड़ा रीजन है कम होने का, वो है पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फॉरेस्ट एरिया कम होने लगेगा, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होंगी, और जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो सिंपल सी बात है, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पर पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो द रीजन्स ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ के कम होने के कारण में एक रीजन है कि इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ब्रॉट अबाउट ए रैपिड इंक्रीज इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सोचो जब इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ेगी तो उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो फॉरेस्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे तो वो ज़मीन पर इंडस्ट्री लग जाएगी। अब वहाँ पे जो जीव जंतु रहा करते थे, एनिमल्स रहा करते थे, भाई उनका हैबिटेट तो हमने छीन लिया तो सिंपल सी बात है वो इधर उधर भटकेंगे, और इधर उधर भटकेंगे तो हो सकता है वो कहीं ट्रेन से कटकर मर जाएँ, रोड से मतलब चलते हुए मर जाएँ, गाँव वाले उनको मार दें। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है कम हो रही है।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फॉरेस्ट, अब जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सपोज इंडस्ट्रीज में लकड़ी की ज़रूरत है, सपोज पैकिंग के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत कहाँ से पूर्ति होगी? उसकी फॉरेस्ट से पूर्ति होगी। और फॉरेस्ट में कौन रह रहा है? फॉरेस्ट में आपको पता है जीव जंतु रह रहे हैं। पहली बात तो जब फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि इंडस्ट्री को किसकी ज़रूरत है? वुड की ज़रूरत है। वुड के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाएगा, और फॉरेस्ट जब कट हो जाएंगे तो जीव जंतुओं का जो आवास है वो क्या हो जाएगा? हैबिटेट जो है वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो वो मारे जाएंगे। ठीक है, संख्या उनकी कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इसका प्रभाव सीधा सीधा किस पर पड़ रहा है? फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर बढ़ रहा है। फॉरेस्ट का ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और निकट फ्यूचर आने वाले समय में देखना ये फॉरेस्ट एरिया कम भी होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेस्ट हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का। More and more lands were cleared for agriculture, human settlement, roads, mining, reservoirs, etc. आज की डेट में आप देखो, आज की डेट में आपको फॉरेस्ट कम दिखाई देंगे, पेड़ कम दिखाई देंगे, आपको बिल्डिंग ज़्यादा दिखाई देंगी, रोड ज़्यादा दिखाई देंगे, माइनिंग दिखाई देगी, एग्रीकल्चर लैंड दिखाई देगी, रिजर्वर्स दिखाई देंगे। मतलब हमारी जो फॉरेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया जा रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब निवास बनाने के लिए क्लियर किया जा रहा है, और रोड्स बनाने के लिए क्लियर किया जा रहा है, डैम वैम बनाने के लिए क्लियर किया जा रहा है, माइनिंग के लिए क्लियर किया जा रहा है। अब सोचो जब फॉरेस्ट लैंड पर जब ये सारे काम होंगे तो फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु तो मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? बताओ, खत्म हो जाएंगे। तो ये एक मेजर रीजन है किसका? हमारी वाइल्ड लाइफ का कम होने का। प्रेशर ऑन फॉरेस्ट माउंटेड ड्यू टू लॉपिंग ऑफ फोडर एंड फ्यूल वुड एंड रिमूवल ऑफ स्मॉल टिम्बर बाई लोकल पीपल। आपने देखा होगा गांव के एरिया में ऐसे पेड़ों को ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल हैं ख़त्म कर देते हैं, लॉपिंग कर देते हैं। मतलब आपने देखा होगा जनरली क्या करते हैं, अगर मान लो छोटे छोटे जो बकरी रहती है, भेड़ रहती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं गाँव में ट्रीज को ऐसे काट देते हैं। ठीक है, पूरा नहीं काटते, मतलब उसको छील देते हैं। मतलब लोपिंग का मतलब होता है डाली काटना। किसके लिए छील देते हैं? अब उनको चाहे वो फॉडर के लिए ज़रूरत पड़े या फ्यूलवुड मतलब काट काट के ले आते हैं लकड़ी के लिए। जैसे मान लो गांव में आपने देखा होगा चूल्हा जलाते हैं, और चूल्हे में और जो लकड़ी होती है वो यहीं से काट काट के ले आते हैं, उसको सुखा देते हैं, सुखाने के बाद उसको यूज कर देते हैं। तो मतलब लोकल जो लोग होते हैं वो भी मतलब इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको वाइल्ड लाइफ को ख़त्म होने में, क्योंकि वो भी आसपास के इलाके में जो फॉरेस्ट हैं उनको क्या कर देते हैं? ख़त्म कर रहे हैं। किस लिए ख़त्म कर रहे हैं? एक तो फॉडर के लिए, दूसरा टिम्बर के लिए, साथ के साथ में उसको लकड़ी को कुछ लोग बेचते भी हैं। तो ऐसे करके मतलब फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। और फॉरेस्ट खत्म होंगे तो सीधा सीधा इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? वाइल्ड लाइफ पर पड़ेगा। Grazing by domestic cattle caused an adverse effect on wildlife and its habitat। अब आपने देखा हो ग्रेजिंग मतलब जो ऐसे जो जानवर होते हैं वो चरने जाते हैं। ठीक है, चारा जो होता है, फॉडर जो होता है, उसको चरते हैं। तो ग्रेजिंग करने से क्या होता है? एक तो नंबर एक यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये इनके जो पैर होते हैं जानवरों के, इनसे क्या होता है? ये ज़मीन को खोदते हुए चले आते हैं, तो इससे सॉइल डिग्रेडेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, और सॉइल इरोजन होगा तो यहाँ पे वेजिटेशन कम हो जाएगी। दूसरा ये खुद वेजिटेशन को कम कर देंगे, और जब किसी जगह पर वेजिटेशन कम होगी तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट पर पड़ेगा। तो ये भी एक कारण है वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन का। हंटिंग मतलब शिकार करना। हंटिंग वॉज टेकन अप एज ए स्पॉट बाई द इलीट एंड हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर किल्ड इन ए सिंगल हंट। मतलब इलीट लोग जो होते हैं, जो थोड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं, रईस जिनको बोलते हैं, वो मतलब रईसों का ये हंटिंग क्या होता है? एक प्रकार का शौक होता है, उनका स्पोर्ट होता है, खेल होता है। तो जब वो हंटिंग करते हैं तो ऐसा बताते हैं कि एक ही सिंगल हंट में 100 लगभग 100 के समथिंग वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं, एलीट लोग होते हैं, वो हंटिंग करने के लिए निकल जाते हैं जंगल में, और हिरन विरन जो भी आते हैं सबको मारते हुए चले जाते हैं। शौक बड़ी चीज़ है। तो भाई हंटिंग जो है, हालांकि आज की डेट में आपको पता है भारत में हंटिंग क्या है? बैन है। ठीक है, हमने कई सारे नियम बना रखे हैं जिसमें हंटिंग को क्या कर रखा है? बैन। मगर कई जगह पर हंटिंग अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। तो हंटिंग की वजह से क्या होता है? जो जीव जंतु है वो मारे जाते हैं तो खत्म हो रहे हैं। नाउ कॉमर्शियल पोचिंग इज रैम्पेंट। मतलब पोचिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा इलीगल तरीके से क्या करना? जानवरों को मारना। पोचिंग, हंटिंग तो मतलब चलो आप मतलब शिकार करने जा रहे हो, पर आज की डेट में हंटिंग बैन कर दी है। अब इलीगल तरीके से जो हंटिंग की जाती है ना, शिकार किया जाता है इलीगल तरीके से, मतलब कानूनन बैन है, हंटिंग आप नहीं कर सकते। फिर भी आप जंगल में गए पीछे से बिना किसी को बताए चुपचाप, और वहाँ पर किसी शेर को मार दिया, टाइगर को मार दिया, या किसी हिरन को मार दिया, किसी राइनोसेरस को मार दिया इलीगली,
कानूनी आप अलाउ नहीं है, इलीगली आपने क्या कर दिया, मार दिया किसी को, उसको हम बोलते हैं पोचिंग। तो पोचिंग की वजह से भी आज की डेट में आपने आप देखा होगा कई सारे एलिफेंट्स की पोचिंग करके मार दिया जाता है उनको पोचर्स के द्वारा। टाइगर्स को मार दिया जाता है, उनकी खाल निकाल ली जाती है, किसी के सींग निकाल लिए जाते हैं, किसी के दांत निकाल लिए जाते हैं और उनको बेचा जाता है। ठीक है, तो पोचिंग की वजह से भी क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन हो रही है। और एक है इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर। अब कई बार आपने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती है, जैसे ब्राज़ील के जो जंगल हैं, अमेजन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल हैं, उसमें अभी आपने सुना होगा आग लग गई थी। तो फॉरेस्ट फायर जब होगी तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, आग लग जाएगी तो ट्री बर्न हो जाएंगे। साथ के साथ में यहाँ पर रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो भी क्या होगी, उससे प्रभावित होगी। जानवर भी जल सकते हैं, सिंपल सी बात है, तो उनको भी नुकसान पहुँचेगा। तो फॉरेस्ट फायर भी एक रीजन है वाइल्ड लाइफ के ख़त्म होने के। तो यहाँ पर हमने कुछ रीजन डिस्कस किए जो बुक में दे रखे हैं। तो अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि अब वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है, अब समय है कि भाई अब हमें इनको कंजर्व करना पड़ेगा। अगर कंजर्व नहीं किया तो ये वाइल्ड लाइफ फिर परमानेंटली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इसके फिर हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।